79 marks in the subject of governance. That is what I got in my CS professional. और ये उस अटेम्प्ट का इंडिया का हाईएस्ट स्कोर था इस सब्जेक्ट का. एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माय सीक्रेट्स कि मैंने जो ये सब्जेक्ट इतना बोरिंग लगता है, अभी ESG है, उस वक्त GRNCE होता था. मोर और लेस द कॉन्सेप्ट्स एंड द कंटेंट आर सेम. तो जो सब्जेक्ट बाकी लोगों को इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता था, हाउ आई मेड इट इंटरेस्टिंग एंड हाउ आई स्कोर द हाईएस्ट स्कोर in the country. So yes, before we start, I am CS Vinita Ved. I'm a qualified company secretary. I got AIR 4 in CS professional, AIR 6 in CS executive, and I've started this series जहाँ पर मैं subject wise आपको बताऊंगी कि हर एक subject को कैसे approach कर सकते हैं to ensure that you get more than 60 marks in that subject. So executive I've already started. This is for professionals. पहला subject पहले module का that is ESG. अब ESG के सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टिप्स होंगे जो आपको ऑलरेडी सबने बताया होगा कि पार्ट बी और सी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना. नाउ द क्वेश्चन देयर इज बहुत अच्छे से पढ़ना क्या होता है. ठीक है, पार्ट ए जो है 65 मार्क्स का है, थियोरेटिकल है, उसमें कुछ चीज़ें स्किप कर सकते हो, कुछ चीज़ों को अच्छे से पढ़ना चाहिए. ओके, व्हाट इज दैट डिफरेंशिएशन, कैसे लिखना है, इतने सारे केसेस है, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो बहुत वेगली हमें पता है बट बहुत वेगली पता है उनका करना क्या है. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. ठीक है, तो सबसे पहली चीज वेरी इंपॉर्टेंट दैट we think it is a theory subject. No, it's not a theory subject. Don't treat it like a theory subject. It is a strategy, a corporate strategy subject. कि कंपनी में NGRBC के प्रिंसिपल्स कैसे अप्लाई होंगे, BRSR की रिपोर्टिंग कैसे होगी, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा. इट्स नॉट थ्योरी, इट्स अ स्ट्रेटेजिक सब्जेक्ट. कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी टू बी वेरी प्रिसाइज, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का ये सब्जेक्ट है, तो उस हिसाब से ट्रीट कीजिए बिकॉज ये प्रोफेशनल लेवल क्लियर करने के बाद आप एक कंपनी का ही काम करने वाले हो. ठीक है, सो सबसे पहला उस पर्सपेक्टिव से हमें ये सब्जेक्ट देखना होता है. सेकेंड थिंग, आपके एग्जामिनर को ना कोई बुक वाले डेफिनेशंस नहीं चाहिए. They don't want book के definitions, they don't want exact book का language. What they want is to see कि are you ready to become a professional? आप समझ पा रहे हो कि सस्टेनेबिलिटी का एक कंपनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है. They want that from your answer. ठीक है, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा, आपने जिस तरीके से आंसर लिखा होगा उस तरीके से. They don't want you to copy paste what is given in the book. They want to see कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझा है, आप अपने हिसाब से लिख पा रहे हो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता पा रहे हो, एग्जाम्पल्स दे पा रहे हो. दैट इज वॉट दे वॉन्ट इन द पेपर. इसीलिए अगर आप देखो तो मॉड्यूल में इतने सारे केसेस दिए हुए हैं, वो प्रैक्टिकली कैसे ESG अप्लाई होता है वो सिखाना चाह रहे हैं, वही आपके आंसर में एक्सपेक्ट करेंगे. ठीक है, अब इसके अलावा अगर मैं स्पेसिफिकली पढ़ाई से रिलेटेड बात करूं कि कैसे पढ़ना है, तो कुछ फेवरेट टॉपिक्स है एग्जामिनर के. कुछ फेवरेट टॉपिक्स है एग्जामिनर के, जैसे CSR का टॉपिक है, जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का टॉपिक है, स्पेशली प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स. ठीक है, पूरा लिख के आई हूं मैं. जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और कमिटीज का टॉपिक है. ये ऐसे टॉपिक है जो एग्जामिनर के फेवरेट है. हर एग्जाम में इसके ऊपर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं. तो आइडेंटिफाई दोज फेवरेट टॉपिक्स और मेक श्योर कि उसमें आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो, उसमें आपने कुछ भी स्किप ना किया हो कि ये देख लेंगे, जो इतना सारा सिलेबस है उसमें मैंने कुछ चीज़ें स्किप की हैं, उनमें से ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनर फेवरेट हम बुलाते हैं, विच कैरी द वेटेज ऑफ अराउंड 15 to 25 मार्क्स. वो आपको आइडेंटिफाई करके मेक श्योर करना है कि वो आपको बहुत अच्छे से आता है, आप 5 मार्क्स के लिए लिख सकते हो उसको. ठीक है, तो आइडेंटिफाई देम. कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए आपको, CSR, प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स, अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कमिटीज. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, जो पार्ट बी और सी की सब बात करते हैं कि पार्ट बी 20 मार्क्स का है, एक ही चैप्टर है. पार्ट सी 15 मार्क्स का है, 35 मार्क्स का है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है. एंड एवरीवन आस्क्स द वेरी नेक्स्ट सेकेंड कि बहुत अच्छे से पढ़ना होता क्या है. तो बहुत अच्छे से पढ़ने का मतलब है यू डू नॉट स्किप एनीथिंग इन दीज चैप्टर्स. ठीक है, ये जो पार्ट बी और सी के चैप्टर्स है इसमें कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हो. अगर 4 लाइन का भी कोई पैराग्राफ है तो वो भी
आप स्किप नहीं करोगे, आप पढ़ के जाओगे। याद करना है, रट्टा मारना है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा हुआ है रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर में। तो दैट इज व्हाट दे से कि बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। सेकेंडली, जितने PYQs आपको मिलते हैं वो सारे आपको देखने हैं और जितना ज़्यादा हो सके उतने को लिख के प्रैक्टिस करना है। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मैंने रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर जो है वो पूरा पूरा का पूरा चैप्टर लिख लिख के पढ़ा था, ठीक है। आई वुड स्क्रिबल, एक बार पढ़ने के बाद, एक टॉपिक पढ़ने के बाद मैं स्क्रिबल करती थी उसको, मैं देखती थी कितने पॉइंटर्स मुझे याद आ रहे हैं। दैट इज़ वॉट आई यूज टू डू। अगर कोई टॉपिक बहुत बड़ा लग रहा है, मैंने पार्ट बी और सी मॉड्यूल से ही पढ़ा था, ठीक है। आई डेंट वांट टू लीव एनीथिंग फ्रॉम द मॉड्यूल। तो पार्ट बी और सी मॉड्यूल से पढ़ते वक्त बहुत लेंदी टॉपिक्स थे, तो वहाँ मैंने क्या किया था, लेट से एक पेज का टॉपिक है जहाँ रिपीटेटिव तरीके से उन्होंने एक ही पॉइंट लिखा हुआ है, तो वहाँ से मैं बुलेट पॉइंट्स निकालती थी, 7-8 बुलेट पॉइंट्स। और मेरे दिमाग में यही चीज़ सेट है कि 8 बुलेट पॉइंट्स मैं पढ़ूंगी, 7 याद रहेगा, 6 लिख के आऊँगी, 5 मार्क का क्वेश्चन होता है। तो दैट्स व्हाट आई यूज टू डू कि मॉड्यूल से पढ़ना भी हो जाए और बहुत बल्कि भी ना लगे। ओके, अनदर थिंग, ये जो चैप्टर्स है ये लेंदी चैप्टर्स है, ठीक है। जैसे रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर है और साथ ही साथ गवर्नेंस के जो शुरुआत के चैप्टर्स हैं वो बड़े लेंदी चैप्टर्स हैं। उसको अगर एक बार में पढ़ने बैठोगे ना तो उस दिन उस चैप्टर के अलावा कुछ और नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्या करना होता है, ये जो लेंदी चैप्टर्स है इनको चंक्स में डिवाइड करो। जैसे आई गेस 32 पेजेस का चैप्टर है रिस्क मैनेजमेंट का, मान लो, ठीक है। 32 पेजेस का मैंने क्या किया, 8 पेजेस के 4 चंक्स में डिवाइड किया। नाउ फॉर द नेक्स्ट 4 days आई विल लर्न 8 पेजेस पर डे, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरा 4 दिन में रिस्क मैनेजमेंट तो खत्म हो जाएगा, उसके अलावा बचे हुए टाइम में मैं गवर्नेंस का ही कोई दूसरा चैप्टर पढ़ सकती हूँ, दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकती हूँ। तो वो एक साथ ओवरलोड नहीं होता है एक ही टॉपिक का, एंड दैट हेल्प मी अलॉट। So the first day I'll do 8 pages. The next day before moving to page number 9 to 16 मैं क्या कर रही थी, 1 to 8 का फटाफट से 15 मिनट में रिवाइज कर लेती थी। 2 घंटे देके रिवाइज करोगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। जस्ट पन्ने पलट के देखना कि ओके कल मैंने ये 8 पेजेस में ये पढ़ा था और नेक्स्ट 8 पेजेस आप कंप्लीट करते हो। ऐसे करके आप रिस्क मैनेजमेंट और जो भी लेंदी चैप्टर्स होते हैं वो कवर करोगे तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं होगा और बहुत स्ट्रांगली वो चैप्टर्स प्रिपेयर हो जाते हैं। ओके, देन यस, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लीगल टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं वो यहाँ पर अप्लाई होता है किसी अलग तरीके से भी। जैसे लीगल टर्मिनोलॉजीज या फिर कीवर्ड्स वो तो आपको लिखने ही हैं। इसके अलावा अगर किसी रिपोर्टिंग की बात आती है तो यू हैव टू मेंशन कौन से रिपोर्ट की बात कर रहे हो। आप BRSR की बात कर रहे हो तो वो लिखो, कौन से लॉ की बात कर रहे हो आप वो लिखो, कौन से प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हो, क्या आप NGRBC के बारे में बात कर रहे हो तो राइट NGRBC, SDG के बारे में बात कर रहे हो, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको लग रहा है कि आपने SDG में पढ़ा हुआ है तो राइट अबाउट दैट। व्हाट दे वांट इज कि हाँ आपको पता है दुनिया में ये सारी चीज़ें ESG से रिलेटेड है, तो प्रिंसिपल्स है NGRBC के बारे में लिखो, BRSR के बारे में लिखो, SDG के बारे में लिखो, जहाँ जहाँ वो रेलिवेंट है उस आंसर में। ओके, एंड यस, जो भी बोर्ड मीटिंग रिलेटेड टॉपिक्स है, ठीक है, बोर्ड मीटिंग रिलेटेड टॉपिक्स है, एक पूरा चैप्टर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स के ऊपर इसलिए दिया हुआ है ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आप बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड लिख रहे हो तो आप वहाँ पर कंपनी लॉ के प्रोविजंस तो कोट करोगे ही करोगे, साथ ही साथ सेक्रेटेरियल 1 के भी प्रोविजंस आपको लिखने हैं, ठीक है, दोनों लिखना है क्योंकि लॉ ऑलवेज ओवरराइड्स द SS, ठीक है। तो लॉ में अगर उसके बारे में लिखा हुआ है वो लिखना ही है और साथ ही साथ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स के बारे में लिखना है। अगर लिस्टेड कंपनी है तो यू नो कि LODR के बारे में भी लिखना होगा, ठीक है। सो दिस गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एज and yes, I've covered majorly all the things. Last thing, वीडियो भी लंबा हो गया बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक यू विल थैंक योर सेल्फ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इन योर एग्जामिनेशन फॉर श्योर, ठीक है। एंड लास्ट थिंग, यस, यहाँ पर जो वो केस क्वेश्चन पूछते हैं ना, बहुत सारे केस क्वेश्चन होते हैं, कोई भी कंपनी का नाम लिख देंगे, सिनारियो बता देंगे और आखिरी में सवाल पूछेंगे। तो एनालाइज कि ये जो सवाल है उस केस से रेलेवेंट है, मुझे उस केस में एडवाइस करना है कि अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनका कमेटी कॉम्पोजिशन सही है या नहीं है, इन्हें CSR एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, मुझे एक कंक्लूजन देना है, उस टाइप का केस क्वेश्चन है। तो यू विल
आंसर इट लाइक दैट कि ओके ये फैक्ट्स है, ये लॉ होता है और ऐसे मेरा कंक्लूजन है, ये मेरी एडवाइजरी है कि इनको ऐसा करना चाहिए। कई बारी वो एक छोटा सा पैराग्राफ एक केस दे देते हैं, कंपनी के बारे में लिख देते हैं और आखिरी में वो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे ईएसजी इन्वेस्टमेंट में क्या चैलेंजेस आते हैं, किसी फर्म के प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म के क्या फंक्शंस है, ईएसजी में गवर्नेंस के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फीचर्स क्या है। तो वो ऐसे एलिमेंट्स पूछ लेंगे, वहाँ वो क्या कर रहे हैं, वो बस आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ सेकेंड्स वेस्ट कर रहे हैं उस पैराग्राफ में, और लास्ट में वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ। यहाँ पर आपको कुछ कंक्लूड करने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ दे आर ओनली आस्किंग द क्वेश्चन, द डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो वो ध्यान से आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि उस केस के नीचे सवाल एडवाइजरी फॉर्म में पूछा है तो कंक्लूजन दो, अदरवाइज डायरेक्ट आंसर लिखो, वो लॉ लिखो, वो कॉन्सेप्ट लिखो एंड यू आर डन। ठीक है, so these are a few things that have helped me score 79 in the paper, और I hope it helps you too। ऐसे ही not just this subject, बाकी सब्जेक्ट में भी मेरे अच्छे स्कोर थे, of course I got AIF 4। so for all the subjects I will be uploading such videos, and yeah, stay tuned। All the very best, I'll see you in the next video, bye bye।